नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी पुलिस के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसके अंदर हम लोग मैथ का 15 क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा 15 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर का रहता है। यानी हम लोग 15 चैप्टर से 15 क्वेश्चन उठा के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया कि चीनी का मूल्य 25 रुपये पर केजी से घटाकर 20 रुपये पर केजी कर दिया गया, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कुल खर्च समान रहे। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा कुल खर्च है वो कितना है, 100 रुपया है। हमने मान लिया कि जो कुल खर्च है वो कितना है, 100 रुपया है। चीनी का जो मूल्य है पहले कैसे था, चीनी 25 रुपये पर केजी, 25 रुपये पर केजी। और अब जो है चीनी का मूल्य कितना हो गया, अब चीनी का मूल्य जो है 20 रुपये पर केजी हो गया। अब चीनी का मूल्य क्या हो गया, 20 रुपये पर केजी। जब चीनी का मूल्य 25 रुपये पर केजी होगा तो 100 रुपये में कितना किलो चीनी मिलेगा, 4 केजी चीनी मिलेगा। और जब चीनी का मूल्य 20 रुपये पर केजी हो जाएगा तो 100 रुपये में कितना किलो चीनी मिलेगा, 5 किलो चीनी मिलेगा। यानी उसका जो पहले खपत था वो 4 केजी का था, अब जो है खपत कितना हो गया, 5 केजी का हो गया। यानी खपत में कितना का वृद्धि करेगा, 1 का, कितने पे, 4 पे, इंटू 100 करेंगे। यानी हमारा क्या निकल के आ गया यहां से, 25%। यानी अगर वो खपत में अपने 25% का वृद्धि कर देगा तो जो उसका खर्च है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया कि 240 रुपए की किसी वस्तु को किस मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाया जा सके। तो देखिए एक हमारा यहां कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू क्या होता है हमारा, एमपी बटा सीपी इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारा एक कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखिए यहां जो है हमें क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, यहां हमें दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितना चाहिए, 10% का चाहिए 20% का डिस्काउंट देने के बाद। यानी 100 प्लस का 10 और 100 माइनस का 20, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 110 बटा 80। यानी ये हमारा हो गया 11:8। अब देखिए एमपी अगर 11 रुपया होगा तो हमारा सीपी कितना होना चाहिए, 8 रुपया होना चाहिए। अगर हमें 20% डिस्काउंट देने के बाद भी अगर हमें 10% लाभ कमाना है तो अगर हमारा एमपी 11 रुपया होगा तो सीपी कितना होगा, सीपी जो होगा 8 रुपया होगा। अब देखिए हमें सीपी दिया हुआ है, सीपी क्या दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस हमें क्या दिया हुआ है, 240 रुपया, 240 रुपया हमें दिया हुआ है। यानी इस 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 240 रुपया दिया हुआ है। तो इस 11 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इस 8 यूनिट का जो वैल्यू है 240 रुपया है। यानी हम 8 में कितना से गुना करेंगे, 30 से गुना करेंगे। तो हम 11 में अगर 30 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 रुपया। यानी हमारा एमपी क्या निकल के आ गया, 330 रुपया। यानी उस वस्तु पर अगर 330 रुपया अंकित किया जाएगा और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 4 दिन, 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 4 दिन, 8 दिन और 12 दिन। तो हम सबसे पहले 4, 8 और 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4, 8 और 12 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम टोटल वर्क को मान लेंगे 24 यूनिट, टोटल वर्क को हम क्या मान लेंगे, 24 यूनिट। अब देखिए 24 यूनिट हमें काम करवाना है। जब ए 24 यूनिट काम कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 4 दिन का समय ले रहा है। ए जो है
जब 24 यूनिट काम कर रहा है तो 4 दिन का समय ले रहा है। जब बी 24 यूनिट काम कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 8 दिन का समय ले रहा है। और जब सी 24 यूनिट काम कर रहा है तो कितना समय ले रहा है? 12 दिन का समय ले रहा है। अब देखिए ए जो है 4 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 6 यूनिट, यानी ए का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया? 6 यूनिट। बी जो है 8 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 3 यूनिट, यानी बी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया? 3 यूनिट। सी जो है 12 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 यूनिट, यानी सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया? 2 यूनिट। अब देखिए अगर तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? ए जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट, सी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 6 + 3 9 + 2 11। अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो 24 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा? तीनों मिलके काम करेंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? ए + बी + सी, जब तीनों मिलके काम करेंगे तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 11 यूनिट। 11 यूनिट, यानी एक दिन में 11 यूनिट काम कर पाएंगे तो 24 यूनिट काम करने में समय कितना लगेगा? 24/11 दिन। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 2/11 दिन। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 सही 2/11 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 2 सही 2/11 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया है कि कोई पंप किसी पानी के टंकी को 1 घंटा में भर सकता है। रिसाव के कारण इसे टंकी को भरने में 1 सही 1/3 घंटा का समय लगता है। जब टंकी पूरी भरी हो तो केवल रिसाव से कितने घंटे में टंकी का पूरा पानी बह जाएगा? हमें क्या निकालना है कि केवल रिसाव से टंकी का पूरा पानी कितने समय में बह जाएगा। तो देखिए हमने मान लिया कि जो भरने वाला पाइप है उसको हमने मान लिया कि ए जब अकेले काम कर रहा है तो 1 घंटा में टंकी भर जा रही है। 1 घंटा में टंकी भर जा रही है। और जब ए के साथ रिसाव, यानी हमने मान लिया रिसाव को बी, ए के साथ जब बी काम कर रहा है, हमने माइनस यहाँ क्यों लगाया? क्योंकि रिसाव जो है पानी बाहर कर रहा है तो हमने यहाँ बी लगाया। यानी ए - बी जब काम कर रहा है तो कितना समय लग रहा है? 1 सही 1/3 घंटा। हम 1 सही 1/3 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 4/3 घंटा लिख सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय है हम इस समय का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारा समय है हम इसका एलसीएम निकालेंगे। 1 और 4/3 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 1 और 4/3 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? जब हम किसी भी भिन्न का एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं और नीचे का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। यानी अगर हम यहाँ से 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 1 और 3 का हम एचसीएफ निकालेंगे क्या होगा? 1 होगा। यानी हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने मान लिया कि जो टंकी है उसकी कैपेसिटी क्या है? 4 यूनिट है। हमने मान लिया कि जो टंकी है उसकी कैपेसिटी क्या है? 4 यूनिट है। जब ए अकेले पानी भर रहा है 4 यूनिट तो कितना समय लग रहा है? 1 घंटा का समय लग रहा है। और जब इसके साथ एक रिसाव काम कर रहा है यानी ए - बी, तो टंकी कितना देर में भर रहा है? 4/3 घंटा में। कितने देर में भर रहा है? 4/3 घंटा में। अब देखिए ये ए जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है, यानी इसका इफिशियंसी क्या हो गया? इसका इफिशियंसी जो हो गया 4 यूनिट हो गया। और ए - बी जब काम कर रहे हैं तो 4/3 घंटा में 4 यूनिट पानी भरा जा रहा है। यानी यहाँ कितना 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरा जाएगा? यहाँ जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरा जाएगा। अब देखिए ए का जो इफिशियंसी है 4 यूनिट है और ए - बी का इफिशियंसी क्या है? 3 यूनिट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है अकेले 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर सकता है और जब बी इसके साथ काम कर रहा है तो 1 घंटा में 3 यूनिट ही पानी भरा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए 4 यूनिट पानी भर रहा होगा, उसमें से बी 1 यूनिट पानी खाली कर दे रहा होगा। यानी बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया? बी का हमारा इफिशियंसी निकल के आ गया -1। हम -1 क्यों लगाएंगे? यानी बी जो है पानी बाहर निकाल रहा है, निगेटिव काम कर रहा है, तो हमने इसके सामने क्या लगाया? निगेटिव का सिंबल लगाया। अब देखिए बी जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है,
तो अगर टंकी पूरी तरीक़ा से भरी हो तो कितना समय लग जाएगा, यानी 4 यूनिट पानी निकालने में कितना समय लग जाएगा, 1 यूनिट के एफिशिएंसी से 4 घंटा का समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 4 घंटा का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है। यदि उसकी औसत वार्षिक ब्याज 9.2% है तो दोनों भाग अलग अलग ज्ञात करें। देखिए हमें दिया हुआ है कि टोटल हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 10,000 रुपया है। इस 10,000 रुपये का कुछ भाग 8% की दर पे दिया जा रहा है और जो शेष भाग है उसे 10% वार्षिक ब्याज दर पे दिया जा रहा है। और जो एवरेज मिल रहा है, एवरेज वार्षिक औसत ब्याज कितना मिल रहा है, 9.2% मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। देखिए पहले भाग को किस पे दिया जा रहा है, 8% पे, दूसरे भाग को 10% पे दिया जा रहा है और जो एवरेज मिल रहा है, एवरेज क्या मिल रहा है, 9.2%। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम इस 10 में से 9.2 को माइनस करेंगे, यानी हमारा क्या बच जाएगा, 0.8 बच जाएगा। और ये देखिए 9.2 में से 8 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी 2 यूनिट राशि को 8% के दर पे दिया जा रहा है और 3 यूनिट राशि को 10% के दर पे दिया जा रहा है। यानी टोटल राशि हमारा यहाँ से क्या हो गया, 5 यूनिट हो गया। और हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपया दिया हुआ है। यानी 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 10,000 रुपया है। 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो हमारा 10,000 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 2,000 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000 रुपया। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 3 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा 6,000 रुपया हो जाएगा। और 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4,000 रुपया। यानी 4,000 रुपया को 8% वार्षिक ब्याज दर पे दिया गया होगा और 6,000 रुपये को 10% वार्षिक ब्याज दर पे दिया गया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6,000 और 4,000। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। हमें क्या निकालना है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से। लेकिन जो हमारा ब्याज काउंट हो रहा है वो ब्याज हमारा छमाही काउंट हो रहा है, अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है। तो देखिए एक वर्ष में कितना छमाही हो जाएगा, 2 छमाही। एक वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा। और हमारा जो ब्याज का रेट परसेंट दिया हुआ है, जो हमारा ब्याज का रेट परसेंट दिया हुआ है वो 10% वार्षिक दिया हुआ है। यानी अगर हम इसे छमाही में काउंट करेंगे तो ये हमारा दर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो दर हो जाएगा आधा हो जाएगा, यानी 5% छमाही हो जाएगा। अब देखिए हमारा समय क्या हो गया, अब देखिए हम समय मान लेंगे 2 साल और हमारा रेट परसेंट क्या हो गया 5% और हमें 4,000 पे ब्याज काउंट करना है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला साल और दूसरा साल। देखिए पहला साल 4,000 रुपये पे 5% की दर से जो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 200 रुपया। कितना हो जाएगा, 200 रुपया। दूसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर तो 200 रुपये मिलेगा ही, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल के ऊपर 200 रुपये तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले साल ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी इस 200 का 5% हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा। 200 का 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 410 रुपया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 410 रुपया। यानी 4,000 रुपये पे 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष में अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा और ब्याज अगर छमाही काउंट किया जाएगा तो हमारा टोटल CI कितना बन के आएगा, 410 रुपये निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया कि 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 30 और 34 वर्ष है के स्थान पे 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। दोनों नए व्यक्ति की आयु का औसत क्या है। हमें क्या निकालना है, 2 नए व्यक्ति की आयु का औसत निकालना है। तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 2 नए व्यक्ति जो हैं इनका आयु का योग कितना है। देखिए जो
30 वर्ष और 34 वर्ष के दो व्यक्ति हैं, इनके चले जाने की वजह से जो नए दो व्यक्ति आ रहे हैं उनके वजह से क्या हो रहा है कि टोटल 8 व्यक्ति के आयु में 3 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। यानी जो नए व्यक्ति आ रहे होंगे वो सबके एज में 3-3 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं। यानी कितना का वृद्धि करेंगे? 8 लोग हैं, अगर 3 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 वर्ष का तो वृद्धि होगा, 24 वर्ष का वृद्धि होगा। अब देखिए जो नए व्यक्ति होंगे, दो नए व्यक्ति जो होंगे वो 30 वर्ष और 34 वर्ष के, यानी 30 और 34 के योग से 24 तो ज़्यादा होंगे। यानी नए व्यक्ति का, नए व्यक्तियों की आयु का योग, नए व्यक्तियों की आयु का योग हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस 34 प्लस क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 30, 34 प्लस क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 34 तो होगा ही, और प्लस का क्या होगा? 24 होगा। 24 एक्स्ट्रा लाएंगे तभी तो जाके सबके यानी 8 लोग के एज में 3 वर्ष का वृद्धि होगा। यानी प्लस का हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा? 64, 84 और 4 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना था? औसत निकालना था। हमें जो है औसत निकालना था। व्यक्ति कितने हैं? 2 है, और योग कितना हमारा निकल के 88, यानी हम 88/2 करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 44 वर्ष। यानी जो दो नए व्यक्ति हैं उनका हमारा एवरेज क्या निकल के आ गया? 44 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की पूंजी निवेश की। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। हमें क्या निकालना है? लाभ का रेशियो निकालना है, और हमें समय यहाँ क्या दिया हुआ है? वर्ष के अंत में, यानी दोनों के पास 12-12 महीना का समय है, यानी 1-1 साल का समय है। अब देखिए हमें जो है लाभ का रेशियो निकालना है, हमें जो है लाभ का रेशियो निकालना है। हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं? अगर पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के अगर गुना करेंगे तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए एक्स है और दूसरा कौन है? वाई है। एक्स का पूंजी हमारा क्या दिया हुआ है? 50,000 रुपया। एक्स का पूंजी क्या है? 50,000 रुपया, और समय कितना है? 12 महीने का। वाई का पूंजी क्या है? वाई का जो पूंजी है वो 40,000 रुपया है। समय कितना है? वाई के पास भी समय हमारा क्या है? 12 महीना का है। देखिए यहाँ से हमारा 12 से 12 कट जाएगा। यानी अगर हमें कभी भी बराबर समय दिया हो, कभी भी हमें बराबर समय दिया हो, 2 लोग हो या 3 लोग हो, हमें बराबर समय दिया हो, तो हमें यहाँ समय लिखने का ज़रूरत नहीं है। हम पूंजी का रेशियो लेंगे, वही रेशियो हमारा क्या निकल के आएगा? लाभ का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, बच क्या गया? 5:4। यानी हमारा लाभ का जो रेशियो है वो क्या निकल के आ गया? 5:4 निकल के आ गया। हमारा लाभ का जो रेशियो है वो क्या निकल के आ गया? 5:4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन दिया है, 4 पक्षी ए, बी, सी और डी एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। वे एक चक्कर क्रमशः 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। चूँकि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं, वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। हमें क्या दिया हुआ है कि चारों पक्षी एक साथ एक स्थान से उड़ना शुरू करते हैं, और चारों का हमें अलग अलग चक्कर लगाने का समय दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु पे चारों फिर से एक साथ कब मिलेंगे। तो देखिए वो समय निकालने के लिए, एक साथ मिलने के लिए समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा चारों का अलग अलग चक्कर लगाने का हमें जो समय दिया हुआ है उस समय का हम एलसीएम निकालेंगे। यानी हम यहाँ से एलसीएम निकालेंगे 27, 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा हम सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे। यानी इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5। 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए 45 का फैक्टर क्या होगा? 3 × 5 × क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 30 का फैक्टर चाहिए, यानी क्या हो जाएगा? 15 दूने 30, यानी हमारा 30 यहाँ पे है। 27 चाहिए, यानी 27 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3, यानी 2 3 है, यानी हम एक 3 और ले लेंगे। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा?
4 तियाँ 12, 12 पचे 60, 60 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 60 में 9 से गुना करेंगे 540 मिनट। यानी चारों पक्षी जो है फिर से एक साथ 540 मिनट बाद मिलेंगे। यानी हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, हम इसे अगर घंटा में चेंज कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 घंटा। यानी 9 घंटा बाद फिर से चारों पक्षी एक साथ एक ही स्थान पे मिलेंगे। हमारा समय क्या निकल के आ गया 9 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करें। हमें क्या करना है, दोनों संख्या ज्ञात करना है। देखिए हमें दिया हुआ है कि दो संख्या का जो योग है वो 40 है। हमने मान लिया कि पहली संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या b है, यानी a प्लस b हमारा क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। और दोनों संख्याओं का जो अंतर है यानी a माइनस b हमारा क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से दोनों समीकरण से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी हमारा b से b कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी a हमारा क्या निकल के आ जाएगा 30। अब देखिए a हमें पता चल गया, हम a का वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे, हमारा वहाँ से b का निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से a का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा b इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10। यानी दोनों संख्या क्या निकल के आ गई 30 और 10 निकल के आ गई। दोनों संख्या क्या निकल के आ गई 30 और 10। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या है। हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 × a², और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a³। यानी हम यहाँ से a निकाल सकते हैं, हमारा a निकल के आ जाएगा तो हम घन का आयतन निकाल पाएंगे। यानी हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 6 × a² इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हम इसे 6 से काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा a² इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा यहाँ से a क्या निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। a हमारा क्या निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए, हमें आयतन चाहिए। आयतन क्या होता है a³। यानी हमारा क्या हो जाएगा 20 का क्यूब, यानी 20 का क्यूब करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8000। ये हमारा क्या हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा क्या हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन क्या निकल के आ गया 8000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की स्पीड निकालना है। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, उस केस में क्या होता है कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई प्लस की जिसको क्रॉस करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। और जब रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे व्यक्ति को पार करती है या किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है, तो उस केस में क्या होता है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, हमें यहाँ जो दिया है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 250 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, कितने समय में 20 सेकंड में। यानी यहाँ कितना दूरी चलेगी रेलगाड़ी, अपनी लंबाई चलेगी प्लस की पुल की लंबाई चलेगी। यानी हमारा दूरी क्या हो गया, हमारा जो दूरी हो गया, दूरी क्या हो जाएगा 350 मीटर प्लस का 250 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 600 मीटर। अब हमें समय क्या दिया हुआ है, हमें समय दिया हुआ है क्वेश्चन में, समय दिया हुआ है 20 सेकंड। तो हम यहाँ से स्पीड यानी चाल निकाल सकते हैं, हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। यानी हम दूरी में अगर समय से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चाल निकल के आ जाएगा। यानी 600 मीटर में हम अगर 20 सेकंड से भाग देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा चाल निकल के आ जाएगा। यानी चाल क्या निकल के आ गया 30 मीटर पर सेकंड। हमारा चाल क्या निकल के आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अगर हमें इसे किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर घंटा में अगर चेंज करना हो तो हम इसे में क्या करेंगे, अगर हमें इसे किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है,
यानी हमें छोटे से बड़े में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 से हम 18 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमारा किलोमीटर पर घंटा में स्पीड क्या निकल के आ गया, 108, और मीटर पर सेकंड में हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया शांत जल में नाव की गति 6 किलोमीटर पर घंटा है। यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है, तो धारा की गति क्या होगी। हमें क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है। देखिए धारा की दिशा में जा रही है और धारा के विपरीत दिशा में जा रही है। डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगर हमारा डिस्टेंस सेम हो, हमारा अगर डिस्टेंस जो है सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारा समय का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो हमारा क्या होगा, स्पीड का होगा। यानी जो हमारा टाइम का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। अब देखिए हमें टाइम का रेशियो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि अगर धारा की दिशा में जा रही है उसके अपेक्षा धारा के विपरीत जाने में 4 गुना अधिक समय लगता है, 4 गुना अधिक समय लगता है, 4 गुना अधिक समय लगता है। यानी अगर धारा की दिशा में जा रही है तो 1 यूनिट का समय लग रहा है, तो धारा के विपरीत जा रही है तो कितना लग रहा है, 4 यूनिट का समय लग रहा है। तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। अब देखिए ये हमारा स्पीड क्या है, ये जो स्पीड है u है। हम u कैसे निकालते हैं, हम जो u निकालते हैं x + y, और ये हमारा क्या है, v है। हम v कैसे निकालते हैं, x - y। यहाँ x क्या है, हमारा शांत जल में नाव की चाल है, और y क्या है, धारा है, और u क्या है, u का मतलब होता है अनुप्रवाह यानी धारा के दिशा में, और v क्या होता है, ऊर्ध्व प्रवाह यानी धारा के विपरीत दिशा में। अब देखिए यहाँ से हम अगर x का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू हमें पता है तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे, x का वैल्यू क्या है, 6 + y बटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - y = 4/1 हो जाएगा, 4/1। अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 - 4y = 6 + y। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हम -4y को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 5y हो जाएगा, 5y। और हम इस 6 को इस साइड लाएंगे तो हमारा माइनस का होगा, यानी 24 में से 6 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से y निकल के क्या आ जाएगा, अगर हम 18 में 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3.6 किलोमीटर पर घंटा। यानी हमारा धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 3.6 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा छोटा सा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 111 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/6 प्लस 111 सही 1/12 प्लस 111 सही 1/20 प्लस 111 सही 1/30। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 111 प्लस का 1/2 प्लस 111 प्लस का 1/6 प्लस 111 प्लस का 1/12 प्लस 111 प्लस का 1/20 प्लस 111 प्लस का 1/30। अब देखिए यहाँ 111 कितने बार है, 1 2 3 4 5, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 × 111 प्लस का 1/2 प्लस का 1/6 प्लस का 1/12 प्लस का 1/20 प्लस का 1/30 हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम 111 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 555 प्लस का, अब देखिए हम यहाँ एलसीएम लेंगे, हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। यहाँ हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 60,
यानी ये 2 से 60 कितने बार में जाएगा, 30 बार में। यानी यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 30 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2। हम इसे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 30 10 40, 40 और 10 कितना हो गया, 50। यानी हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 55 प्लस 50/60, 50/60। यानी 1 0 से 1 0 हमारा चला जाएगा। हम इसे 5/6 को क्या लिख सकते हैं, 5/6, 5/6 प्लस का हमारा क्या है 555। यानी हम इसे लिख सकते हैं 555 सही 5/6 लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 555 सही 5/6। देखिए हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 555 सही 5/6। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।